नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मंत्रिपरिषद पे चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जहां राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं है, मात्र संवैधानिक प्रधान मात्र है। राष्ट्रपति के नाम पे समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 74 भी कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब बच्चों, मंत्रिपरिषद के गठन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहा गया और सब कुछ परंपराओं पे छोड़ दिया गया है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री और विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होते हैं। हालांकि मूल संविधान में ये बताया नहीं गया था कि मंत्री कितने होने चाहिए, लेकिन जो 91वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ 2003 में, उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो निम्न बातें कहता है। सबसे पहली बात तो ये कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसके तो बच्चों, कोई व्यक्ति जो मंत्री बनता है लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मात्र संविधान में इतना ही कहा गया है, बाकी सब प्रैक्टिकली व्यवहार पे छोड़ दिया गया है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे शासन दल में विभिन्न दलों की स्थिति, विभिन्न समुदायों की स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व, इन सबको देख के प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण हो गया, मंत्रिपरिषद क्या क्या कार्य करती है, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो मंत्रिमंडल बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, वो भारतीय शासन प्रणाली का हृदय कहलाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ब्रिटेन में मंत्रिमंडल वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त प्रशासन तंत्र घूमता है, तो ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के लिए कई बात भारत के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। सबसे पहला जो मंत्रिमंडल का कार्य है वो है बच्चों, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्र की आंतरिक क्षेत्र में क्या नीति होगी, विदेश के साथ कैसी नीति अपनाई जाएगी, मंत्रिमंडल इस संदर्भ में नीति निर्माण करता है। कानून निर्माण का कार्य बहुत सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। तो लगभग राष्ट्र की नीति कैसी होगी, ये सारा मंत्रिपरिषद के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। फिर है बच्चों, राष्ट्रीय कार्यपालिका पे सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से तो राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होती है, लेकिन हम जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति और वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका और राष्ट्रीय नीति का निदेशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी अधिक बढ़ गए हैं। फिर मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के कार्य करता है। विभिन्न प्रकार में अगर समन्वय नहीं होगा तो कार्य सही ढंग से नहीं होता है। तो मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधित समन्वय स्थापित करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि मंत्रिमंडल में समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो और परस्पर सहयोग के द्वारा कार्य किया जाए। वित्तीय कार्यों में देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व उनका होता है और इस हेतु आय व्यय का ब्यौरा बजट संसद में वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है और वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण होता है, कैबिनेट के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के द्वारा किया जाता है।
और इनके परिणाम सब जब कोई संधि हो जाती है तो उसकी सूचना संसद को दी जाती है और संसद की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण है। जैसे 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री की बात चल रही थी, लेकिन संसद को सूचना तब मिली जब संधि पे हस्ताक्षर हो गए। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते भी करती है और संसद को इस संबंध में सूचना भी नहीं दी जाती है, क्योंकि बच्चों वैदेशिक संबंधों में बहुत अधिक गुप्तता की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कार्य कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति संबंधी कार्य राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं वो वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के निर्देश पे ही या मंत्रिमंडल की सलाह पे ही कार्य करते हैं। जैसे संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सप्ताह में एक बार से अधिक भी ऐसी बैठक हो सकती है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और बैठकों की समस्त कार्यवाही गुप्त रखी जाती है और सभी निर्णय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। ये तो हो गया बच्चों कार्य। अब आप जब पढ़ेंगे तो आप दो चीज़ें आती है बच्चों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब दोनों में अंतर है। समझने में तो यूँ लगता है कि दोनों एक है, लेकिन वास्तव में बच्चों ये अलग अलग है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य आते हैं जो लगभग 50 से 75 तक हो सकते हैं और ये बड़ी संस्था होती है। तो मंत्रिपरिषद में तो बच्चों 5 तरह के मंत्रियों को जो है हम देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के जो मंत्री होते हैं वे प्रथम स्तर के मंत्री कहलाते हैं, जिसको हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। ये मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट के सदस्य होते हैं और भारत में इनकी संख्या 12 से 32 तक रही है, लेकिन ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जब प्रधानमंत्री इनसे राय लेता है और सलाह मशवरा ही करके इनसे कार्य करते हैं। दूसरे मंत्री वे होते हैं बच्चों जो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ये मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उपमंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभागों के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जब उनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल में विचाराधीन होते हैं। चौथे राज्य मंत्रियों के बाद उपमंत्री होते हैं जो मंत्री के अधीन रह के कार्य करते हैं। और 5वीं श्रेणी में संसदीय सचिव होते हैं। वे विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। तो इन 5 श्रेणियों को तो बच्चों सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था है जिसमें सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल एक छोटा समूह होता है जिसमें प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो विभागों के प्रधान होते हैं, जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक संगठित इकाई होती है जिसके सदस्य मंत्रिपरिषद में कुछ ही लोग होते हैं। तो आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अंतर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।